हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, यदि आप चैनल आप सब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए आप सब। और होम पेज पर चैनल के जाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, तो आप उसके माध्यम से ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सभी प्रकार के PDF और जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं आप सबसे शेयर किया जाता है। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं आज का जो क्वेश्चन का लेवल है, तो हमेशा क्वेश्चन का लेवल अच्छा ही रखते हैं जिस हिसाब से आजकल क्वेश्चन पूछ रहा आयोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें कुल आपको बता दें 20 क्वेश्चन है, जिसमें लास्ट में साइबर सिक्योरिटी, AI, मशीन लर्निंग, हाडूप, यहाँ सबसे भी क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, तो कुछ तो आसान होंगे, मतलब आसान कम ही है और थोड़ा हाई लेवल का भी क्वेश्चन है। ठीक है, आप सब अपनी तैयारी को ज़रूर आप सब परखें, कितना आप सबका सही हुआ कमेंट बॉक्स में आप सब आंसर ज़रूर दें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि कंप्यूटर में ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट गणितीय और तार्किक संचालन करता है। बिल्कुल बात सही है। तो CPU का मुख्य पार्ट होता है ALU, CU, MU होता है ना। तो ये सब क्या होते हैं, कंप्यूटर के मेन पार्ट होते हैं। ALU का काम होता है जैसे जो भी गणितीय संबंधित से गणना करना या तार्किक काम करना ना, तो ALU करता है। तो बिल्कुल बात सही है। और दूसरा क्या कह रहा है कि ALU कंप्यूटर का एकमात्र घटक है जो डाटा को स्टोर कर सकता है। देखिए, ALU डाटा को स्टोर नहीं करते, प्रोसेस करता है ना। तो कौन सा काम, अर्थमेटिकल लॉजिक, और मतलब अर्थमेटिकल काम और लॉजिकल काम ना प्रोसेस करता है, ये स्टोर नहीं करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो केवल कौन सा सही है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं, तो पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का है, कह रहा कि कंप्यूटर की वर्चुअल मेमोरी की गति को बढ़ाने कंप्यूटर की वर्चुअल मेमोरी सिस्टम की गति को बढ़ाने का काम करती। बिल्कुल बात सही है। देखिए, जो वर्चुअल मेमोरी होता है ना, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, जब रैम भर जाता है कंप्यूटर का, है ना, तो क्या होता है, जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है ना, उसका उसमें से काम करने लगता है, अपना जगह ले लेता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी, है ना। तो वर्चुअल मेमोरी जो है सिस्टम की गति को बढ़ाने के लिए काम करती है, तो सही है। और दूसरा क्या है, कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी असल में हार्ड डिस्क का एक भाग होती है जिसे अस्थायी रैम के रूप में देखा जा उपयोग किया जाता है। ये भी बात सही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो छोटा ही लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्चुअल मेमोरी किसका पार्ट होता है, हार्ड डिस्क का पार्ट होता है ना, जो अस्थायी रैम की भांति काम करता है। तो दोनों सही है। तो दोनों कहाँ पर लिखा है, अच्छा इसमें एक्सप्लेन भी कर रहा है कि नहीं, ये भी आपको चेक करना है ना। देखिए, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है पहले स्टेटमेंट से रिलेशन रख रहा है, तो बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ना, दोनों सही है। और कथन जो दूसरा है ना, कथन पहले का क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है ना, क्योंकि पहले में भी वर्चुअल मेमोरी से बात किया गया, दूसरे में भी बात किया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा कि मॉडेम का उपयोग केवल डेटा रिसीव करने के लिए किया जाता है। देखिए, जो मॉडेम होता है ना, वो क्या करता है, सिग्नल को चेंज करता है ना, एनालॉग टू सिग्नल, सॉरी एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, है ना, चेंज करता है। तो स्टोरेज का काम नहीं करता। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, कह रहा कि मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करता है। बिल्कुल बात सही है। तो अभी आपको बता भी दिए हैं, तो कौन सा हो जाएगा, केवल 2 आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्य की रैम एक अस्थाई मेमोरी है। बात सही है, जो कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा स्टोर रखती है। बात गलत। देखिए, जो रैम होते हैं ना, अस्थाई मेमोरी होती है ना, मतलब आप कह सकते हैं जैसे जब तक विद्युत है, जब तक बिजली है, तब तक डेटा तो स्टोर रहेगा। जैसे विद्युत कट जाएगा, बंद हो जाएगा सिस्टम, तो डाटा क्या हो जाएगा, सब मिट जाएगा। तो अस्थाई नहीं होता, परमानेंट नहीं होता है ना। तो ये बात गलत है। कर कि रोम को केवल पढ़ा जा सकता है और इसमें स्टोर
किए गए डेटा को बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल बात सही। इसका नाम ही देखिए, रीड ओनली मेमोरी, मतलब केवल पढ़ने वाला मेमोरी होता है। तो नाम में ही छिपा है आंसर। तो केवल 2 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आप यहाँ सब देख सकते हैं, ऑप्शन कौन सा, बी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। बिल्कुल बात सही। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच समन्वय का काम करता है। ठीक है, तो पहला तो सही है। और दूसरा क्या है, कह रहा कि लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। जबकि विंडोज एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग, ये भी बात सही है। जैसे विंडोज 10 आया ना, विंडोज 7 आया, ये सब क्या होते हैं, क्लोज। अच्छा, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है जानते हैं? तो ओपन सोर्स का मतलब जो आपको फ्री में उपलब्ध हो जाए और इसमें थोड़ा बहुत आप चेंज भी कर सकते हैं ना, तो उसे ओपन सोर्स बोलते हैं। लाइनेक्स, अच्छा लाइनेक्स किसका चाइल्ड बोला जाता है? यूनिक्स का। लाइनेक्स जो है यूनिक्स का चाइल्ड बोला जाता है। ठीक है, लाइनेक्स जो है ओपन सोर्स है, जबकि यूनिक्स जो है ओपन सोर्स नहीं है, ध्यान देना। तो यहाँ पर देखिए दोनों आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेन भी है। आगे क्या है, कह रहा कि कैश मेमोरी प्रोसेसर के सबसे पास होती। प्रोसेसर का मतलब होता है सीपीयू, आप जानते रहिए। ठीक है, सीपीयू को प्रोसेसर भी बोलते हैं। और उसकी स्पीड रैम से अधिक होती है। बिल्कुल बात सही। देखिए सबसे ज़्यादा जो तेज़ होता है ना, रजिस्टर मेमोरी होती है। ठीक है, फिर कैश होता है, फिर रैम होता है, फिर रोम होता है, इसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज होता है। ठीक है, और ध्यान देना सबसे तेज़ क्या होता है, अभी हमने बताया रजिस्टर, है ना, उसके बाद कैश, उसके बाद रैम, फिर रोम, ये सबसे तेज है। लेकिन अगर स्टोरेज की बात करेंगे ना, स्टोरेज इसका सबसे कम होता है। सबसे कम स्टोरेज किसका होता है? रजिस्टर का। अब सबसे तेज कौन सा होता है? रजिस्टर होता है। उल्टा होता है दोनों, ध्यान देना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कह रहा कि जो कैश मेमोरी होता है ना, प्रोसेसर के पास होता है। बिल्कुल बात सही है। और रैम से ज़्यादा से तेज होगा ही, है ना, क्योंकि दूसरे नंबर की यही है स्पीड में। कह रहा कि कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य डेटा ट्रांसफ़र की गति को बढ़ाना है, ये भी बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या सही है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ना। सी पर क्या, दोनों सही है और एक्सप्लेन भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा कि आस्की और यूनिकोड दोनों एक ही करेक्टर इनकोडिंग सिस्टम है। देखिए लगभग कहा जा सकता है दोनों एक ही करेक्टर का इनकोडिंग सिस्टम, बट थोड़ा बहुत अंतर होता है, बहुत थोड़ा अंतर होता है ना। तो पहले तो सही है। कर कि इन यूनिकोड और आस्की की तुलना में अधिक भाषा को सपोर्ट करता है, बात सही है। तो ये भी बात सही है ना। तो अधिक भाषाओं को सपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। देखिए दोनों दोनों में कुछ अंतर है। अंतर क्या देख लेते हैं। कर आस्की का पूरा नाम आपको आना चाहिए ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और आस्की एक पुराना करेक्टर एनकोडिंग सिस्टम है जो 7 बिट करेक्टर है। देखिए कभी कभी यही पूछ लेता आपका कि आस्की में कितने बिट का होता, तो 7 बिट का होता है ना। तो 7 बिट मतलब 128 करेक्टर, और 8 बिट मतलब 256 करेक्टर एक स्टैंडर्ड आस्की का प्रयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना है। ठीक है, कह रहा कि इसमें केवल अंग्रेजी के अक्षर ए से जेड, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल, और 0 से 9 तक जो आपका गिनती होता है। कुछ विशेष चिन्ह भी इसमें यूज होते हैं, और कंट्रोल करैक्टर जैसे इंटर, टैब, ये सब भी होते हैं इसमें। किसके अंतर्गत? आस्की में, है ना। यह मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा के लिए डिजाइन किया गया था, आस्की। ठीक है, अब यूनिकोड के बारे में देख लेते हैं। कह रहा कि यूनिकोड एक नया व्यापक करेक्टर एनकोडिंग सिस्टम, मतलब उसका एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं। ठीक है, जो सभी भाषाओं के करेक्टर्स को सपोर्ट करता है। ये 8 बिट, है ना, और 16 बिट और 32 बिट तक विभिन्न प्रारूपों में होता है। यूनिकोड में हिंदी भी होता है, संस्कृत भी होता है, अरबी, चीनी, जापानी सहित दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के करेक्टर को शामिल किया गया। देखिए उसका एडवांस वर्जन हुआ ना। यह आस्की को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि पहले 128 करेक्टर्स आस्की
के ही होते थे। बात समझ में आ रहा? तो अंतर है, लेकिन आप कह सकते भी एक ही सिस्टम का कोड यूज करता, कुछ हद तक यूज होता है ना, लेकिन आप जानते हैं आज के केवल इंग्लिश में यूज होता था, इसमें बहुत सारे भाषा है ना, तो एक दूसरे का कह सकते हैं एक सबसेट है। ठीक है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा केवल लोकल मशीन पर स्टोर। देखिए क्लाउड जो कंप्यूटिंग होता है ना, डेटा को सर्वर पे स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या न कहीं भी जगह आप अपना फ़ोटो, पिक्चर, वीडियो लोड कर देते हैं ना, फिर आप चाहे अपने घर पर रहिए, चाहे सिटी में रहिए, चाहे स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, कहीं पर भी रहिए, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, आप कहीं भी रहिए आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ लोकल मशीन नहीं होता बल्कि सर्वर पर का होता है। ठीक है, तो पहला गलत है। कारण कि क्लाउड कंप्यूटिंग में रिमोट सर्वर का उपयोग करके डेटा और एप्लीकेशन तक पहुंच प्रदान करे, भी बात सही है। तो केवल इसमें 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि कंप्यूटर में ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए एक क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, 9 वाला भी आपको करवा दिए हैं। ठीक है, बट यहाँ देखिए थोड़ा आप सबको और जानकारी मिल जाएगा। तो पहला आपका तो सही है ना, कह रहा कि एकमात्र घटक जो डेटा की स्टोर, देखिए स्टोर नहीं करता, आंसर आप सब देख लिए ना। तो यहाँ देखिए जो एक्सप्लेनेशन इसका था, कह रहा कि ALU कंप्यूटर के महत्वपूर्ण भाग है, जो गणितीय में क्या कहता है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, यही सब आता है ना। और लॉजिकल में क्या आता है, जैसे एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अच्छा, इस सिलेबस में नहीं था यूपी त्रिपाठी के, लेकिन अभी देखिए पेपर में एक क्वेश्चन पूछा था ना यहाँ से, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट से संचालन करता। लेकिन डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी यूनिट जैसे रैम और हार्ड डिस्क द्वारा किया जाता, ना कि ALU। ठीक है, तो ये रिपीट क्वेश्चन, ये भी रिपीट है, आप सब पढ़ चुके हो है ना, ये भी रिपीटेड है जो अभी मॉडल वाला आप सबको बताए थे। ठीक है, रिपीट था, इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा कर दिए थे। ठीक है, बट आप सब देखना जो बताए थे वही सब इसमें एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कर कि राइस प्रोसेसर में कम संख्या में जटिल निर्देश होते हैं जिससे इनकी प्रोसेसिंग स्पीड अधिक होती है। बिल्कुल बात सही है ना। इसमें क्या होता है कि प्रोसेसर में कम संख्या में जटिल निर्देश होते हैं, क्या बात सही है? नहीं, देखिए इसमें जटिल निर्देश नहीं होते हैं, है ना। जटिल निर्देश इसमें होते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सेट ऑफ कंप्यूटर होता है ना, तो ये बात पहला तो गलत है। तो कर कि CISC आर्किटेक्चर वाले प्रोसेसर अधिक जटिल निर्देशों का समर्थन करता है, लेकिन RISC की तुलना में धीमे होते हैं। बिल्कुल बात सही। जब बताइए जिसमें डेटा ही कठिन होगा, जटिल होगा, तो क्या फास्टर हो पाएगा? हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये धीमा होता है। RISC तेज होता है, लेकिन इसमें जटिल कॉम्प्लेक्स जो इंस्ट्रक्शन होते हैं यूज नहीं होता है ना। यहाँ जटिल निर्देश यूज नहीं होता RISC में, जटिल किस में यूज होता है? CISC में। ठीक है, तो केवल यहाँ पर 2 सही है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा ऑप्शन में यहाँ पर मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लेन में देखिए लिखा हुआ है सब, RISC मतलब रेड यूज्ड इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटिंग, है ना। प्रोसेसरों में कम और सरल निर्देश होते हैं। देखिए RISC में कैसा निर्देश होता है? सरल होता है। ठीक है, और जबकि CISC में कैसा निर्देश होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। RISC में सरल निर्देश होता है, इसलिए क्या होते हैं, इनकी प्रोसेसिंग तेज होती है। और CISC में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है? कम होती है। जबकि आप यदि क्वेश्चन को देखिए, अब यहाँ पर देखिए तो ये लिखा है कि RISC में जटिल निर्देश होते हैं, जबकि यहाँ पर कैसा निर्देश होना चाहिए था? सरल निर्देश होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर मिस्टेक है। ठीक है, तो ये आंसर मिस्टेक है, आपको हम बता दिए हैं। पहला गलत था, दूसरा सही था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कर कि यस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी अधिक तेज होती है और कम बिजली खपत करती है। बिल्कुल बात सही है।
तो यह SRAM क्या होता है, तेज होता है किससे, DRAM से। ठीक है, कह रहा कि DRAM मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को निरंतर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बात सही है, तो सबसे ज़्यादा यही रिफ्रेश होता है ना, जिससे धीमी हो जाती है। तो दोनों यहाँ पर सही है, तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन होगा सी पर। ठीक है, तो सी देखिए, सी पर है कि दोनों स्टेटमेंट सही है ना। ये SRAM क्या होता है, तेज होता है, और बैटरी अगर कम मतलब जो बैटरी पर कम निर्भर करता है। ये देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा भी गया था, इसी टाइप का बनाया गया था, जो जनवरी फरवरी में एग्जाम हुआ था यूपी उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और DRAM को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, जिससे इसकी स्पीड क्या होता है, धीमा हो जाता है। आगे देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कि पाइपलाइनिंग तकनीकी का उपयोग CPU की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है, करके पाइपलाइनिंग में एक समय पर केवल एक ही निर्देश प्रोसेस करता, ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पर एक ही इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करे। ठीक है, तो केवल यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो पाइपलाइनिंग तकनीक में CPU एक समय में कई निर्देशों को अलग अलग चरणों में प्रोसेस करता है, जिससे प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेडलॉक की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दो या दो से अधिक प्रोसेस एक दूसरे की आवश्यक रिसोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। देखिए बिल्कुल बात एकदम सही है, तो पहला तो सही है। दूसरा क्या है, कि डेडलॉक से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बैंकर्स एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल बात सही है, दोनों यहाँ स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। बहुत इंपॉर्टेंट आपसे ये खाली यही पूछा जाएगा कि डेडलॉक से बचने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो आप बताएंगे बैंकर्स एल्गोरिदम का। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डेडलॉक एक ऐसी स्थिति है जिसमें कई प्रोसेस एक दूसरे के संसाधन को ब्लॉक कर देती हैं और कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। बैंकर्स एल्गोरिदम एक प्रसिद्ध तकनीकी है जो डेडलॉक से बचने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कर कि हार्डवेयर का वर्चुअली रिमुलेशन करने की प्रक्रिया को विजुलाइजेशन कहते हैं। बात तो सही है ना, कर कि विजुलाइजेशन केवल सर्वर सिस्टम में उपयोग किया जाता है और पर्सनल कंप्यूटर में इसका कोई उपयोग नहीं होता, ऐसा नहीं है, बात गलत है, यहाँ भी यूज होता है। तो पहला आपका सही है, दूसरा आपका गलत है, तो केवल एक सही है, ए ऑप्शन। ठीक, तो क्या यहाँ पर है, देखिए विजुलाइजेशन एक तकनीकी है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को वर्चुअल रूप से चलाया जाता है। यह न केवल सर्वर बल्कि पर्सनल कंप्यूटर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि AI सुपरवाइज लर्निंग का उपयोग तब किया जाता है जब डेटा लेबल होता है। बिल्कुल बात सही, आप जानते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग में किसी की निगरानी में ये होता है ना, और इसमें कौन सा डेटा यूज होता है, लेबल डेटा यूज होता है, तो पहला सही है। कह रहा कि सुपरवाइज लर्निंग में एल्गोरिदम बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के खुद पैटर्न सीखता है, ऐसा नहीं है। देखिए सुपरवाइज जैसे टीचर्स और एक स्टूडेंट के आप कंपेयर कर सकते हैं ना, जैसे एक स्टूडेंट किसके निगरानी में सीखता है, पढ़ता लिखता है, एक टीचर्स के गाइड के माध्यम से ना, तो ऐसे सुपरवाइज लर्निंग में किसी के माध्यम से, डेटा के माध्यम से सीखता है, समझता है। ठीक है, तो इसमें लेबल डेटा यूज होता है, तो दूसरा गलत है, कह रहा कि बिना किसी बाहरी बाहरी नहीं रहेगा, किसी के अंडर में सीखेगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा का उपयोग किया जाता है जिससे मॉडल को पहले से दिए गए इनपुट आउटपुट के आधार पर सीखने में मदद मिलती है। लेकिन दो स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग में बाहरी मार्गदर्शन मतलब लेबल दिया जाता है, जबकि बिना मार्गदर्शन से सीखने की प्रक्रिया को अनसुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। मतलब अनसुपरवाइज लर्निंग जो होता है ना, इसमें किसी
की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे एक आत्मनिर्भर स्टूडेंट बोल सकते हैं ना, कि वो खुद जानकार है, खुद अपने आप पढ़ता है, अपने आप समझता है, अपने आप पढ़ता है, ठीक है, वातावरण से सीखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट कि डिसीजन ट्री और न्यूरल नेटवर्क्स दोनों को मशीन लर्निंग में क्लासिफिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल बात सही है ना। करेक्ट कि डिसीजन ट्री हमेशा न्यूरल नेटवर्क से बेहतर होते हैं क्योंकि वे अधिक सटीक परिणाम देते हैं। ऐसा नहीं, देखिए ये सब जब स्टेटमेंट आ जाए हमेशा केवल, है ना, तो अक्सर गलत ही होते हैं, तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो दूसरा गलत और पहला क्या हो जाएगा, सही, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डिसीजन ट्री और न्यूरल नेटवर्क्स दोनों का उपयोग क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन कार्यों के लिए किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये कहना है कि डिसीजन ट्री हमेशा न्यूरल नेटवर्क से बेहतर होते हैं, गलत है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स जटिल पैटर्न को सीखने में सक्षम होते हैं और गहरी सीखने में, मतलब डीप लर्निंग में डिसीजन ट्री से अधिक प्रभावी होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे कि फिशिंग अटैक में साइबर अपराधी नकली वेबसाइट या ईमेल का उपयोग करके यूजर की व्यक्तिगत जानकारी चुराने का प्रयास करता है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। और कह रहा है कि फिशिंग से बचने के लिए केवल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पर्याप्त है। क्या केवल एंटीवायरस से ही कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, लॉक भी कर सकते हैं आप सब, पासवर्ड का यूज भी होता है ना, ये सब भी यूज कर सकते हैं। तो केवल एक सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है, केवल एंटीवायरस से ही नहीं बच सकते हैं आप सब, ठीक है। देखिए फिशिंग अटैक में साइबर अपराधी नकली ईमेल, लिंक और वेबसाइट का उपयोग करके संवेदनशील डेटा जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल्स चुराने का प्रयास करता है। लेकिन फिशिंग से बचने के लिए सिर्फ एंटीवायरस पर्याप्त नहीं होता। यूजर को संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करना, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, है ना, को चालू रखना और ईमेल की सत्यता जांचना, ये भी ज़रूरी होता है। मतलब जैसे आपके पास कोई स्पैम ईमेल आया तो थोड़ा बहुत उसमें आप सबको हिंट मिल जाता ना, कि नकली ईमेल है कि क्या है, तो आप उसको जानबूझकर ना ओपन करें, ठीक है। तो यही आपसे बोला, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन मतलब 2-2 आप लॉक लगाइए ना, तो 2-2 लेयर में लॉक लगाइए, ईमेल की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है, और बिना मतलब के किसी लिंक पर भी आप क्लिक ना कीजिए। ये सब भी आप सबको सावधानी बरतना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एआई आधारित साइबर सुरक्षा प्रणाली खतरों का स्वतः पता लगाकर उन्हें रोक सकती है। बिल्कुल बात है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई पावर साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है ना, स्वतः ही अपने आप क्या करता है, सर्च करता है, जो भी रहता है ना ब्लॉक हो जाता है। जैसे आप सब टेलीग्राम पे बोट को देखते हैं ना, तो बोट क्या होता है, जो बिना मतलब की चीज़ें रहती है अपने आप डिलीट कर देता है, ठीक है। कह रहा कि एआई मॉडल कभी भी फर्जी अलर्ट उत्पन्न नहीं करता। देखिए फर्जी अलर्ट, है ना। अच्छा बताइए कि मशीन से मिस्टेक नहीं होती है कभी? बताइए, होती है ना, तो कभी यहाँ बोला तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल ए सही है, ठीक है। कभी कभी तो मिस्टेक तो हो ही जाता है। देखिए एआई आधारित साइबर सुरक्षा प्रणाली मशीन लर्निंग का एक उपयोग संभावित खतरों की पहचान कर सकती है और उन्हें रोकने में मदद कर सकती है। लेकिन एआई मॉडल फर्जी अलर्ट उत्पन्न कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी समानांतर गतिविधियों को खतरे के रूप में पहचान सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, नेगेटिव समझ लेता है, जैसे रहेगा पॉजिटिव काम लेकिन वो समझ लेगा नेगेटिव काम, ठीक है, जो कि आप सबके लिए, मतलब जो भी उसका पर्सन रहेगा उसके लिए खतरा हो सकता है। तो दोस्तों आज आप सब देख लिए 20 क्वेश्चन। आप सबको सेशन कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।